एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू ईपीटी नीट। जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसका नाम है सेल डिवीजन। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग करेंगे म्यूसिस और आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी करा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हो गया है, सेकंड यूनिट हो गया है, ये थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर है। सेल हो चुका है, सेल डिवीजन हो चुका है, आज हो जाएगा। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने पूरा माइटोसिस देख लो। देखो, चैप्टर स्टार्ट हुआ, इंटरफेस देखा, फिर माइटोसिस आया, माइटोसिस देख लिया। एक उस दिन मैंने ये पैराग्राफ नहीं कराया था, पता नहीं क्यों नहीं कराया था, शायद मेरे दिमाग से निकल गया था कि सिग्निफिकेंस भी है, तो सिग्निफिकेंस नहीं कराया था। वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और प्लस सारा म्यूसिस देखेंगे। अगर बेसिक बात किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अपनी सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल में ही इंटरफेस होता है और अपना क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन कराया क्यों जा रहा है, सेल साइकिल हो क्यों रही है? क्योंकि हम लोगों ने एक चीज देखा कि सबसे पहले एक सिंगल सेल था, क्या पहले जाइगोट था, बट आज हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म देखते हैं, आज उसमें बिलियन ऑफ सेल्स है। तो उस एक सिंगल सेल से आज बिलियन ऑफ सेल्स जो बनी, वो बनी कैसे? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता गया, सेल डिवाइड करती गई। 2 थी, उसमें डिवीजन हुआ 4 बनी, फिर उसमें डिवीजन हुआ 6 बनी, फिर वहां से 8, फिर 16, 32। ठीक है, 2 थी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से डिवीजन होता गया। तो एक सिंगल जाइगोट से आज बिलियन ऑफ सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको समझ में आया, कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ होती गई वो सेल डिवीजन की वजह से होती चली गई। फिर आया कि सेल साइकिल तो है, ठीक है, क्या हर ऑर्गेनिज्म में, हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, क्या सब में सेल साइकिल का टाइम सेम है? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का टाइम वेरी करता है। आपके एनसीईआरटी में 2 का नाम लिया गया है। एक तो आपकी ह्यूमन सेल की बात की गई है कि ह्यूमन सेल कब डिवाइड करती है, 24 आवर में एक बार डिवाइड करेगी, 24 आवर में एक बार डिवाइड करेगी। एक ईस्ट का एग्जांपल लिया गया है। ईस्ट के सेल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट। कितना? 90 मिनट, मतलब 24 घंटे में एक बार ह्यूमन सेल डिवाइड करेगी और 90 मिनट में एक बार आपकी ईस्ट डिवाइड करेगी। इसके बाद बात आती है कि जो आपका सेल साइकिल था उसमें 2 फेजेस थे। एक था आपका इंटरफेज, ये वाला पार्ट था, ये है आपका इंटरफेज। बाकी का ये पार्ट होता है आपका एम फेज, जिसमें कि आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो ये जो इंटरफेज है, आपको देखने से ही क्या लग रहा है कि देखने से ही कि हाँ, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा। सेल साइकिल का मेजर पोर्शन कौन ले लिया? इंटरफेज। तो इंटरफेज को कंप्लीट होने में 95% टाइम लग जाता है सेल साइकिल का। जो बाकी का 5% टाइम होता है उसमें आपका एम फेज कंप्लीट होता है। देखो, मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे ना तो बात बनेगी। 5-10 मिनट का टॉपिक है, रिवाइज हो जाएगा, फिर हम लोग म्यूजिस करेंगे, 30 मिनट में आपका वो भी हो जाएगा। इससे आपको पूरा चैप्टर 30-40 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। इसलिए अगर कोई टीचर रिवाइज करा रहा है तो आप भी साथ साथ रिवाइज किया करो। करेक्ट? तो 95% टाइम में इंटरफेज हुआ, 5% टाइम में आपका एमफेज हुआ। तो जब हम लोगों ने पढ़ा कि जो ह्यूमन सेल थी, ह्यूमन सेल कितनी देर में डिवाइड की थी? 24 घंटे में एक बार डिवाइड की थी। तो इस 24 घंटे में से जो 23 आवर टाइम होता है, ये ले लेता है आपका इंटरफेज। ठीक है, ये ले लेता है इंटरफेस। जो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जो कि 5% टाइम में होता है, सिर्फ 1 घंटे आपका एम फेज चलता है जब आपकी एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। अब इंटरफेज में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां पे 95% टाइम चला जा रहा है? इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन कराने के लिए। ठीक है, सेल खुद को प्रिपेयर किस फेज में करती है सेल डिवीजन कराने के लिए? वो करती है आपको इंटरफेज में, सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया गया 3 सब फेजेस में, G1, S एंड G2। एस फेज में होता है आपका डीएनए का डुप्लीकेशन। याद रखना, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। और सेंट्रोसोम हम लोगों ने कहां पढ़ा था? सेंट्रोसोम पढ़ा था कहां? एनिमल सेल में पढ़ा था। जब हम लोगों ने सेल पढ़ा, वहां क्या देखा था? 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थे। एक तो राइबोसोम था, एक सेंट्रोसोम था, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, फिर भी कहां प्रेजेंट है? एनिमल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन कहां हो जाता है? एस फेज में हो जाता है। जीवन में क्या होता है? जीवन में देखो, आरएनए और प्रोटीन सब में बनेगा, आरएनए प्रोटीन सब में बनेगा। जीवन में जो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है जीवन फेज में। एस में क्या होता है? एस में आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा और प्लस सेंट्रियोल भी आपको डुप्लीकेट करेगा। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में आपके आरएनए और प्रोटीन वापस से बनने लगेंगे। आरएनए और प्रोटीन हमेशा बन रहे हैं, तीनों फेजेस में बन रहे हैं, सेल ग्रो भी कर रही है। ठीक है, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स कहां डुप्लीकेट हुए? जीवन फेज में हो गए। डीएनए का डुप्लीकेशन कहां हुआ है? वो हुआ है आपका एस फेज में। इतनी सी बात थी आपकी इंटरफेज की। इसके बाद एक और टर्म लिया गया है कि G0। तो जो सेल्स फर्दर डिवीजन में नहीं जाती हैं वो जीवन से एग्जिट कर जाती हैं और पहुंच जाती हैं G0 फेज में। ठीक है, G0 फेज में पहुंच गई। इसके बाद आता है आपका एम फेज। एम फेज में ये बात की गई कि जो एम फेज होता है, एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि एम फेज में आप देखोगे, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर वो डिसअपियर हो रही है, वापस से रीअपियर हो रही है। पहले ऑर्गेनेल्स हैं, वो डिसअपियर होंगे, फिर वापस से रीअपियर होंगे। पहले क्रोमोसोम नॉर्मल है डीकंडेंस फॉर्म में, फिर उसका कंडेंसेशन होगा, फिर वापस से उसका डीकंडेंसेशन होगा। तो ये हमें क्या दिखता है कि थोड़ा कुछ तो ड्रामा चल रहा है, इसलिए एम फेज को बोला जाता है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। एक बात मैंने आपको बोली थी कि क्रोमोसोम में देखो ये क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है,
क्रोमोसोम जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये किससे कनेक्टेड हैं? ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरी। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होती हैं, ठीक है, दो क्रोमैटिड है एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, दो क्रोमैटिड है। किससे कनेक्टेड है? सेंट्रोमियर से। इस सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। क्या बोला जाता है इसको? काइनेटोकोर बोला जा रहा है। और काइनेटोकोर से ही आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इतनी सी बात थी। तो एम फेज में हम लोगों ने क्या देखा? एम फेज में हम लोग 4 फेजेस देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर आपका साइटोकाइनेसिस होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, दिखा दें आपको, देखो एम फेज में क्या होता है? पहले आपका न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होगा, जब आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस ली, कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ? प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोमल मटेरियल था उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, और जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, गोल्जी बॉडी, ईआर, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। एम फेज में क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर थे ना, जो सेंट्रोसोम से निकले थे, वो भी कहां पे आके अटैच हो गए? आके काइनेटोकोर से अटैच हो गए। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अब यहाँ पे प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गई, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो क्रोमोसोम तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए, ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म फैल गए। उनको एक लाइन में लाना होता है, उन्हें इक्वेटर पे लाना पड़ता है। तो इक्वेटर पे कौन लाएगा? जो सेंट्रोसोम पोल्स में है, सेंट्रोसोम पोल्स में है, वो अपना स्पिंडल फाइबर जब वहां से निकालते हैं तो वो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके अटैच होता है और सारे क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पे लाके अरेंज कर देता है। ये होता है आपका मेटाफेज में। फिर आएगा एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं वो क्या करते हैं? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करा देते हैं। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा तो जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे। टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो क्लस्टर्स होते हैं, जैसे इधर गया, इधर चला गया डॉटर क्रोमैटिड, इधर चला गया डॉटर क्रोमैटिड, तो ये क्या करेंगे? ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं, वापस से ये डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और अपने सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो गई, जो ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए वो भी अपीयर हो गए। फिर साइटोकाइनेसिस में फाइनली 2 सेल्स बन जाती है। इसके बाद सिग्निफिकेंस आता है, जहां से आज हमें स्टार्ट करना है। तो सिग्निफिकेंस में क्या है, एक बार देख लो। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस क्या था? इक्वेशनल डिवीजन था। अगर 2n में माइटोसिस हो रहा है तो अल्टीमेटली जो डॉटर सेल बनेगी उसमें भी कितना रहेगा? क्रोमोसोम 2n रहेगा। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल्स में होता है, बट कुछ लोअर प्लांट्स में भी होगा, कुछ लोअर प्लांट्स में होगा और कुछ इंसेक्ट्स में होगा, ठीक है। मतलब जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि माइटोसिस आपका डिप्लॉइड सेल में हो रहा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे भी आपको डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। वो हेप्लॉइड होते हैं, सॉरी डिप्लॉइड नहीं, वो हेप्लॉइड होते हैं, बट वहां पे भी माइटोसिस होता है। जैसे कि कौन कौन से हैं? कुछ लोअर प्लांट्स हैं और कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हेप्लॉइड है लेकिन वहां पे माइटोसिस होती है। इसके बाद लिखा गया है कि इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस होना किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोसिस होगा तभी तो सेल की ग्रोथ होगी, माइटोसिस होगा तभी तो कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करेगा। और जो आज हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि माइटोसिस हुआ है, इसलिए एक सेल था उसमें कंटिन्यूसली डिवीजन होता चला गया, तो आज मिलियन ऑफ सेल्स हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमें समझना जरूरी होगा कि डिवीजन नहीं होता तो आज इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आपको नहीं देखने को मिलता। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब जो पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर था, पेरेंट में 2n था तो आफ्टर डिवीजन डॉटर में भी 2n आया, करेक्ट, इतना ही तो आया था। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि माइटोसिस तो होता क्या क्या है। तो जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो क्यों हो रही है? वो भी माइटोसिस की वजह से हो रही है। सेल जब देखो एक कोई सेल है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही है, सेल एक सेल है, छोटा सेल है, इसमें ये आपका न्यूक्लियस है। मान लो सेल अपनी साइज बढ़ा रहा है, सेल में ग्रोथ हो रही है, सेल की साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, ठीक। तो अब क्या ये एक इकलौता न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाता है। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और उसको मेंटेन करने के लिए, रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या होता है आपका, उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपका सेल डिवीजन कराया जाता है। तो सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ होने की वजह से, सेल की साइज बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो एक हम लोगों ने क्या देखा, पहला तो वो ग्रोथ करा रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, दूसरा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी रिस्टोर कर रहा है। जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ गया था सेल ग्रोथ की वजह से, उसको भी रिस्टोर कराने में कौन हेल्प कर रहा है? उसको रिस्टोर कराने में यही आपका हेल्प करता है, कौन, माइटोसिस।
ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। मान लो कोई सेल है वो डैमेज हो गई है तो वहां पे जो दूसरी सेल आएगी वो भी आपके माइटोसिस की वजह से आएगी। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल, ये सब भी कॉन्स्टेंटली इनको भी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी कंटिन्यूअसली आपका माइटोसिस चलता रहता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 4 जगह देखी। एक, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ करानी है तो वहां पे भी आपको माइटोसिस होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको भी मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वहां पे भी आपकी माइटोसिस चाहिए। बाकी सेल रिपेयर में कौन चाहिए, माइटोसिस चाहिए। इसके अलावा जो अपन की एपिडर्मिस होती है, जो गट की लाइनिंग है, जो ब्लड वेसल्स है, उसको भी कॉन्स्टेंटली जो रिपेयर होती रहती है, रिप्लेस होती रहती है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, वो हो पाता है माइटोसिस की वजह से। इसके बाद माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जहां पे कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, परमानेंट तो वो हो जाता है, जहां की सेल्स में डिवीजन नहीं हो रहा होता, सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, तो वहां पे भी आपका माइटोटिक डिवीजन होता है। जैसे कि आपका एपिकल बड हो गया या फिर आपका लैटरल कैम्बियम, यहां सब पे भी आपका माइटोटिक डिवीजन ही चलता है। तो अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सिग्निफिकेंस में कुछ चीजें हैं, सुनो। सिग्निफिकेंस में ये बताया गया कि कहां कहां पे रोल आता है माइटोसिस का। एक, सेल रिपेयर में। दूसरा, जो स्किन की एपिडर्मिस होती है, जो एपिडर्मिस है स्किन की, ठीक है, जो गट लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ की सेल्स को कंस्टेंटली रिपेयर कराया जाता है, रिप्लेस कराया जाता है, तो वहां पे भी माइटोटिक होता रहता है, माइटोटिक डिवीजन की जरूरत है। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, वहां पे भी आपका माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको रिस्टोर करने के लिए भी आपका माइटोटिक डिवीजन कराया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो भी होती है आपके किसकी वजह से, इसी माइटोसिस की वजह से हो रहा है। देखो, कई बार माइटोसिस आएगा, कई बार माइटोटिक आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। माइटोटिक, माइटोसिस, इक्वेशन सब एक है। माइटोटिक, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन सब एक ही को बोला जा रहा है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मियोसिस। क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या लिखा गया है कि द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिंपल सा क्या देखते हैं, कोई डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना गैमेट रिलीज किया, ठीक है, हम लोग यही तो देखते हैं, कोई डिप्लॉइड सेल है उसमें गैमेट बनता है। गैमेट कौन कौन सा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एन ही तो आता है। इसके बाद जैसे 2n था, 2n में हो गया मेल फीमेल गैमेट बन गया। इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन होता है तो टोटल अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। कितनी, 4 डॉटर सेल बन गई। पहले 2n था, उसके बाद उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो nn बन गया, उसके बाद वापस से डिवीजन हुआ तो वापस से 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। एक बात बताओ, जब ये हुआ, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि मियोसिस में 2 मियोसिस आएगी, एक आएगी आपकी मियोसिस फर्स्ट, एक आएगी आपकी मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट कराई गई क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करने के लिए, जैसे ये 2n था अब ये n है, बट मियोसिस सेकंड आती है जिससे कि डीएनए कंटेंट को रिड्यूस किया जाए। जैसे कि आपका माइटोसिस था ना, माइटोसिस में क्या हो रहा था कि डीएनए कंटेंट रिड्यूस हो रहा था। हम लोग क्या देखते थे, एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है, एक क्रोमैटिड इधर चला आता है, एक क्रोमैटिड अलग अलग पोल पे चला जाता है, ठीक है, इतना समझ में आता है। तो यही जो यहाँ पे हुआ है ना, जो क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, क्रोमैटिड्स अलग होंगे किसमें, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी मियोसिस 2 में, बट सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग मियोसिस फर्स्ट में नहीं होगा। ये सब अभी हम लोग आगे देखेंगे। बेसिक सी चीज इतना सोचो, द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं किसका, ऑफ स्प्रिंग का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम लोग गैमीट का फॉर्मेशन देखते हैं वहां पे आपका मियोसिस होता है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आपका मियोसिस होता है। 2n है, 2n से आपका n बनाना है तो कौन कराएगा, वो आपका मियोसिस ही कराएगा। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस बेसिकली आपका रिडक्शनल डिवीजन है। नाम पे जाओगे तो गलत नहीं पढ़ोगे, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो रहा है। और हम लोगों ने माइटोसिस में क्या देखा था, इक्वेशनल डिवीजन था। अगर 2n है, 2n में अगर आपका माइटोसिस होगा तो आपका रिजल्ट में जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें 2n ही होगा। बट अगर आपका 2n है, इसमें आपका मियोसिस हुआ तो n करके 4 डॉटर सेल्स आपकी बन जाएगी। यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब जाकर के आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है। ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमेट कैसे बने, ये गैमेट कैसे बने, ये गैमेट आपके डिप्लॉइड सेल थी, वहां से आपके गैमेट बनता है, ठीक है। इसमें फर्दर डिवीजन होता है तो आपकी 4 डॉटर सेल्स आपकी बन जाती हैं। This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells, इसी को मियोसिस बोला जाता है। जब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, इस तरीके के डिवीजन को मियोसिस बोला जाता है। मियोसिस क्या इंश्योर करता है, द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आता है वो कौन किसकी वजह से आ रहा है, मियोसिस है, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। अब क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो हमेशा हाफ रहेगा, नहीं, वो जब गैमेट्स थे वो जब फ्यूज करेंगे तो वापस से 2n बना लेते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है।
कि जो म्यूसिस होता है, म्यूसिस इंश्योर करता है कि लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आए, बट उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड फेज वापस से रिस्टोर कर ली जाती है। वी कम अक्रॉस म्यूसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। हम लोग म्यूसिस कब पढ़ेंगे? जब भी गैमेटोजेनेसिस कराना होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें गैमेटोजेनेसिस किस प्रोसेस से होता है? म्यूसिस की वजह से हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट का फॉर्मेशन, मेल फीमेल है, कोई भी एक डिप्लॉइड सेल है, उसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो जो डिप्लॉइड सेल्स बन रही है, डिप्लॉइड बन किसकी वजह से रही? जो डिप्लॉइड गैमीट्स बन रहे हैं किसकी वजह से बनते हैं? वो आपके म्यूसिस की वजह से बनते हैं। अब म्यूसिस के कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि पढ़ लो। म्यूसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेशनल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। दो सिक्वेशनल डिवीजन होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड, लेकिन सिंगल साइकिल ही चलती है डीएनए रेप्लिकेशन की। हम लोग को क्या लगता है कि चलो ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, ये सेल साइकिल है, यही 2 बार चलेगी, ऐसा नहीं होता। जो डीएनए रेप्लिकेशन आया, जो एस फेज आएगा, वो एक ही बार आएगा, ठीक है, एक ही बार आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार आएगा, सिर्फ फेजेस 2 बार चल रही हैं, म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड, बट जो एस फेज है वो एक ही बार चलेगी। डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, ठीक है, सिर्फ म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड चल रहा है। और म्यूसिस सेकंड जो है ना, ये म्यूसिस सेकंड आपके एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह होता है, एग्जैक्ट आपके माइटोसिस की तरह होता है, और बहुत आसान है। ये तो आसान है ही, म्यूसिस फर्स्ट भी बहुत आसान है। चलो अब नेक्स्ट लाइन लिखा गया कि म्यूसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डीएनए कंटेंट का डुप्लीकेशन हो चुका है, उसके बाद आपका म्यूसिस स्टार्ट हो जाता है। म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग। म्यूसिस में क्या क्या होता है, हम लोग म्यूसिस में पढ़ेंगे कि पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे म्यूसिस में, सब कुछ अभी आपका आने वाला है। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट में आपकी 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किसके बाद? आफ्टर म्यूसिस। जब म्यूसिस कंप्लीट हो जाएगा, जब भी आपका म्यूसिस कंप्लीट हो जाएगा, म्यूसिस सेकंड हो जाएगा, उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। कितने इवेंट्स हैं? म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, एंड सेम सेकंड। म्यूसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड आएगा, मेटाफेज सेकंड आएगा, एनाफेज सेकंड आएगा, एंड आपका टेलोफेज सेकंड आ जाएगा। बट इंटरफेज नहीं आता उनके बीच में, उनके बीच में इंटरकाइनेसिस आएगा। जब आप देखोगे ना, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच में क्या आता है? यहाँ पे इंटरकाइनेसिस आता है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरफेज नहीं चलता, डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा एस फेज में, इंटरकाइनेसिस आता है, इंटरफेज नहीं आता। कई बार सवाल पूछा जा चुका है। चलो म्यूसिस फर्स्ट में क्या लिखा गया है? म्यूसिस फर्स्ट में पहले आएगा प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट बहुत लंबा है, जिसमें हम लोग लेप्टोटीन पढ़ेंगे, जाइगोटीन पढ़ेंगे, पैकेटीन पढ़ेंगे, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मतलब एक तो आपकी 4 फेजेस हैं, कौन कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 सब फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। देखो प्रोफेज फर्स्ट में क्या लिखा गया है कि प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर होती है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इन कंपैरिजन। जो प्रोफेज हम लोगों ने माइटोसिस का पढ़ा था, उसमें माइटोसिस में क्या ही था? एक सिंगल फेज था प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज आ गया। बट जो मियोसिस का प्रोफेज है उसमें 5 सब फेजेस और हैं। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम लोग सबको पढ़ लेते हैं। ये रहा लेप्टोटीन, ये रहा जाइगोटीन। इसके सवाल गलत मत करके आना, क्योंकि इसके सवाल गलत होते नहीं है। मैंने पहली क्लास में बोला था कि सेल डिवीजन के सवाल गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो चैप्टर ही नहीं है जहां से सवाल गलत हो। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता क्योंकि ये चैप्टर, ठीक है। देखो क्या लिखा गया है कि ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेजेस द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो क्रोमैटिन था उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, करेक्ट, स्टार्ट हो गया, क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। पूरी लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है। इसमें कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं लिखी गई है, बहुत ज्यादा आपका याद करने का मन करे, बस इतना याद रख लो कि जो कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का वो पूरे लेप्टोटीन में चलता रहता है, करेक्ट। उसके बाद आएगा जाइगोटीन। अब यहां से होगा खेल शुरू। जाइगोटीन में क्या हुआ? जाइगोटीन में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनाप्सिस, ठीक है। क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए। देखो जैसे मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, यहां पे आपका ये क्रोमोसोम है, करेक्ट। ये क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। होमोलोगस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
देखो क्या था, लेप्टोटीन में क्या हुआ, लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन स्टार्ट हुआ, किसका कॉम्पैक्शन होता है, क्रोमोसोम का, कंटिन्यू चलता रहता है। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में जो दोनों क्रोमोसोम्स थे वो आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पेयरिंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, और जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या दिखता है हमें, होमोलोगस क्रोमोसोम में हमें बाइवैलेंट दिखता है, बाइवैलेंट और टेट्राड। कहां बनना शुरू हुआ बाइवैलेंट और टेट्राड, जाइगोटीन में। देखो बाइवैलेंट क्यों बोला जा रहा है, दो क्रोमोसोम है ना, दो क्रोमोसोम है ना, इसलिए इसको बाइवैलेंट बोला जा रहा है। टेट्राड क्यों बोला जा रहा है कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड तो दो क्रोमोसोम में चार क्रोमैटिड, इसलिए इसको टेट्राड बोला जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिनेप्सिस कहां पे होती है, सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बना, जाइगोटीन में बना। अभी ये सब आप देखोगे कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन भी होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट भी होंगे, बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उन्हें पास लाना है, अभी हमें उन्हें जोड़ना है। तो बेसिक सी चीज है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहां बना, जाइगोटीन में। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में सिर्फ आपके कॉम्पैक्शन होता है, किसका, क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, इसमें लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या हुआ, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम को आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोल दो, बाइवैलेंट बोल दो, या आप टेट्राड बोल दो। अब इसके बाद लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखो, सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो स्ट्रक्चर बना उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसी को बाइवैलेंट या टेट्राड कहा जा रहा है। क्या, बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। बट बाइवैलेंट और टेट्राड बनते जाइगोटीन में है, बट क्लियरली विजिबल कहां होते हैं, बट क्लियरली विजिबल होते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज में, जिसको क्या बोलते हैं, पैकिटीन। ठीक है, जो शुरुआत की दोनों स्टेजेस हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं एज कंपेयर्ड जो इसके बाद वाली आएगी। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, देखो साथ साथ करते चलना, याद हो जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा, म्यूसिस फर्स्ट में, फर्दर म्यूसिस फर्स्ट में चार स्टेजेस, कौन कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, करेक्ट। प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट कैसी है, लॉन्गर है इन कंपैरिजन, अगर उसका कंपेयर किया जाए माइटोसिस के साथ। ठीक है, तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया 5 सब फेजेस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, पूरी लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। उसके बाद आ जाता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं इसको प्रोसेस को बोला जाता है सिनेप्सिस, और पेयरिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। करेक्ट, प्रोसेस बोल दिया गया स्ट्रक्चर को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, इस क्रोमोसोम को बोला जाता है, जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम बोल दो, बाइवैलेंट बोल दो, या टेट्राड बोल दो। बाइवैलेंट क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, टेट्राड क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाइवैलेंट और टेट्राड बनते तो आपके जाइगोटीन में है, बट क्लियरली विजिबल होते हैं पैकिटीन में। यहां पे कई बार सवाल पूछा गया है, और हालांकि बच्चों से अब गलत भी नहीं होता है, क्योंकि अब उन्हें पता है। तो बाइवैलेंट और टेट्राड कहां क्लियरली विजिबल है, पैकिटीन में। जो ऊपर की दोनों स्टेजेस थी, कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इन कंपैरिजन थोड़ा सा शॉर्ट होती है, जो नीचे आने वाली है। तो बाइवैलेंट और टेट्राड कहां क्लियरली विजिबल है, पैकिटीन में। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद पैकिटीन। पैकिटीन कुछ लोग पैकिटीन बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चलो इसके बाद स्टार्ट होता है पैकिटीन। इसमें क्या लिखा है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट, जो 4 क्रोमैटिड्स थे बाइवैलेंट के, बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, टेट्राड के फॉर्म में दिखने लगते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस स्टेज में आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर वो जगह होती है जहां पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। मैंने हर चीज बता दी, बट पढ़ाया कुछ नहीं। देखो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है, बाइवैलेंट है, टेट्राड है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है। पेयरिंग कहना है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने लगता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह होती है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पेयर करते हैं। पेयर, पेयर वर्ड पता नहीं क्यों। देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड। यहाँ देखो ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों दोनों ग्रीन ग्रीन है, वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जो दोनों रेड रेड है वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बट ये जो ग्रीन और रेड है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो बेसिकली पैकिटीन में क्या होता है कि ये जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये आपस में मिल जाते हैं, और जहां मिलते हैं, ठीक है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाती है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाती है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही वो जगह होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर इसलिए होता है ताकि जीन का एक्सचेंज हो सके।
तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। इतना समझ में आ गया। क्रॉसिंग ओवर हो किसके किसके बीच में रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यही अब शायद आपको समझ में आए क्या लिखा गया है कि 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट, यहाँ पे इस लाइन को मत देखो, ये वही बात की गई कि जो टेट्राड है वो यहाँ पे विजिबल होते हैं। इस पैकेटीन में हमें क्या दिखता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। करेक्ट, पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर जहां हो रहा है, कहां हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहां बना। क्या क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है? हाँ, एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज, ठीक है। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। पैकेटीन में क्या होता है कि टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाता है। इस स्टेज में क्या बनता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर हो किसके किसके बीच में रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज। इसके बाद लिखा गया है क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर होता क्यों है? ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन हो सके ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है पैकेटीन के एंड होते होते, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हर चीज तो ठीक है, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, बट ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट है ना, यहीं पे वो आपस में अटैच रहते हैं, यहीं पे आपस में अटैच रहते हैं। तो जाइगोटीन में क्या हुआ? जाइगोटीन में पेयरिंग हुई क्रोमोसोम की, क्या बना लिया? होमोलोगस क्रोमोसोम। इस होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या बोले? बाइवैलेंट या टेट्राड बन रहा है। स्ट्रक्चर का क्या बोला गया? सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो बाइवैलेंट और टेट्राड था बना कहां? जाइगोटीन में। कहां क्लियरली विजिबल हो रहा है? पैकेटीन में क्लियरली विजिबल होता है। पैकेटीन में और क्या क्या हुआ? पैकेटीन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है और उसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर हो क्यों रहा है? जिससे कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। जब आपका पैकेटीन खत्म होता है उस टाइम पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाली जगह पे आपके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये आपके अटैच रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना कहां? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपना बन गया था कहां पे? जाइगोटीन में। यहाँ पे क्या होता है कि डिसोल्यूशन हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। अब जब डिसोल्यूशन हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा, यही आगे बताया गया है। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। हर जगह से सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट वो वाली जगह जहां पे उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। These X shaped स्ट्रक्चर, ये था ना, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये हर जगह से सेपरेट हो जाते हैं। सिर्फ ये वाली स्टेज जहां पे क्रॉस ओवर होता है यहीं पे ये जुड़े रहते हैं और ये आपको कुछ X shaped स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये X shaped स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला गया? इसी को किएज्मेटा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? किएज्मेटा। तो अगर सवाल में पूछा गया कि क्रॉसिंग ओवर कहां हुई है तो क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी पैकेटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बना? जाइगोटीन में। कहां पे डिसोल्यूशन हुआ? डिप्लोटीन में। कहां पे किएज्मेटा दिखा? वो भी आपका डिप्लोटीन में दिखता है। और कुछ oocytes होते हैं, oocytes में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स के oocyte में डिप्लोटीन आपको कई मंथ या ईयर तक देखने को मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन देखो यहां से भी बच्चे गलती नहीं करेंगे। आपसे गलती कहां पे होगी? जैसे मान लो पूछ लिया कि इसी में यहां से एक सवाल आना फिक्स है, प्रोफेज फर्स्ट से एक सवाल आपका आना फिक्स है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अभी एक बार हम लोग वापस में एंड में अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेंगे। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। पहला लास्ट स्टेज कौन सा है प्रोफेज फर्स्ट का? डाइकाइनेसिस होता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द किएज्मेटा। किएज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो गया, मतलब किएज्मेटा खत्म हो गया। जब किएज्मेटा खत्म होगा तो क्या होगा? ये आपको दिख रहा है, जो रेड वाले में हल्का ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये मैंने क्यों दिखा दिया? ये आपका वो पार्ट है जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, तो जो एक दूसरे का थोड़ा बहुत पार्ट लेकर आया, जो जेनेटिक मटेरियल लेकर आया, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग कलर से दिखा दिया। तो इस बात को समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि
किएज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो गया। किएज्मेटा बना कहां था? डिप्लोटीन में बना था। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो गए एंड द म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। जो म्यूटिक स्पिंडल्स थे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। जो चीजें हम लोगों ने प्रोफेज में देखी थी ना कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट डिसअपियर हो जाते हैं, ये सब आपका डाइकाइनेसिस में हो जाता है। सब कुछ आपका कहां हो जाता है? डाइकाइनेसिस में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी मेटाफेज फर्स्ट आ जाती है। तो देखो प्रोफेज में क्या क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट कैसी होती है? प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, पूरी लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में आपके क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं प्रोसेस को बोला जाता है सिनेप्सिस, और जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, इसी को बाइवेलेंट बोला गया, इसी को टेट्राड बोला गया। बाइवेलेंट क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, टेट्राड आपके क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। देखो ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के जो ग्रीन वाला है ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, रेड वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स, बट ये जो ग्रीन और रेड वाले हैं ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो बाइवेलेंट और टेट्राड थे बने हैं जाइगोटीन में, बट क्लियरली विजिबल होंगे पैकिटीन में, इसके बाद वाले स्टेज में। तो पैकिटीन में क्या होता है? एक तो आपके बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, अब इसी बाइवेलेंट और टेट्राड पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही वो जगह होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कहां हुई? पैकिटीन में हुई। किस पे हुई? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे हुई। क्या एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस था? यस, एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। एंजाइम का क्या नाम है? रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका पैकेटिन खत्म होने लगता है होमोलोगस क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं और सिर्फ उस जगह पे अटैच रहते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। इसके बाद आता है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो गया। सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स बना कहां था? जाइगोटीन में। डिसोल्यूशन कहां हो रहा है? डिप्लोटीन में हो रहा है। तो जब डिप्लोटीन में आपका सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है अब वो दूर जाना स्टार्ट करेंगे। क्या दूर चले जाएंगे? पॉसिबल है, यस दूर चले जाएंगे, एक्सेप्ट वो वाली जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। और वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है? किएज्मेटा। क्या स्ट्रक्चर छोड़े? किएज्मेटा। करेक्ट। और यही किएज्मेटा, यही वाला जो डिप्लोटीन है ये उस साइड किसके? वर्टिब्रेट के उस साइड में आपको मंथ या ईयर तक देखने को मिलेगी। फिर आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? किएज्मेटा भी खत्म हो जाता है। किएज्मेटा भी खत्म हो जाता है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग आपको दिख रहे हैं। और इसमें क्या होता है? डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी आपके ऑर्गेनेल्स है वो सब डिसअपियर हो जाते हैं और क्रोमोसोम का कंप्लीट हो जाता है क्या? कंडेंसेशन। इसके बाद आ जाता है आपका मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, अब मेटाफेज फर्स्ट वैसा ही चलेगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। जैसे मान लो ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, ये इक्वेटोरियल प्लेट, ये पता नहीं कौन सा क्रोमोसोम है, समझ जाना। बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। समझने के लिए सिर्फ समझ जाओ, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। इसके बाद ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। करेक्ट। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। आपको याद है जब हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था वहां पे स्पिंडल फाइबर, वहां पे भी काइनेटोकोर से अटैच हुआ था, बट वहां पे एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, बट यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्रोमोसोम ही अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे। वहां पे क्रोमैटिड्स गए थे जिसको डॉटर क्रोमोसोम बोला जा रहा है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम ही अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाएंगे। तो क्या लिखा गया है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लग जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से आते हैं और किससे लिखते हैं? काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाते हैं। देखो प्रोफेज में देखो ये डायग्राम है, ये जो आपको एक दूसरे के ऊपर क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, ये दिखाया जा रहा है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई। ये था आपका प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है? देखो मेटाफेज में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। ये आकर के कहां लग गए? ये आकर के इक्वेटोरियल प्लेट पे लग गए। तो जब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लगे तो जो आपके पोल्स पे सेंट्रियोल थे वहां से स्पिंडल फाइबर निकलता है होमोलोगस क्रोमोसोम के, आकर के काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया, अब ये इसको रिस्पेक्टिव पोल्स पे लेके चला जाता है। इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया। ठीक है, इधर क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, इधर क्रोमोसोम पहुंच गया, इधर क्रोमोसोम पहुंच गया। अब इसके बाद यहाँ आपस में किनारे किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है और अल्टीमेटली हमें डायड ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। डायड ऑफ सेल्स मींस सेल्स, दो सेल्स देखने को मिलेगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम आकर के इक्वेटर पे अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर निकल करके आकर के होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होने लगे।
द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी रिमेन एसोसिएटेड है। हम लोगों ने जब मेटाफेज पढ़ा था ना, वहां पे सिस्टर, अरे देखो मेटाफेज में क्या पढ़ा था, मेटाफेज में हम लोगों ने ये देखा था, मेटाफेज में यहां से स्प्लिटिंग हुई सेंट्रोमियर की, तो ये इधर चला गया, ये वाला इधर चला आया। बट जब हम लोग एनाफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जब हम लोग म्यूसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं मतलब उनके क्रोमैटिड सभी भी दो दो उनके पास लगे हुए हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि क्रोमैटिड अभी भी एसोसिएटेड होते हैं उनके सेंट्रोमियर पे। होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रहा है मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो मतलब क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो रहा है, टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गई। इसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में आपकी डायड ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी, मतलब दो सेल्स बन गई। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ द इंटरफेज। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरफेज जैसा कुछ नहीं आता है। द स्टेज बिटवीन द टू म्यूटिक डिवीजन, इसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। मैंने क्या बोला था कि इंटरफेज नहीं आता, इंटरकाइनेसिस आता है दो म्यूसिस के बीच में, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच में आपका इंटरकाइनेसिस आता है। कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में, इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। और जो अब प्रोफेज सेकंड आएगा, वो प्रोफेज फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ईजी रहेगा। अब प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये आपको एग्जैक्ट वैसा रहेगा जैसे आपका कौन होता है, जैसे आपका माइटोसिस चलता है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के तुरंत बाद आपका मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। उसकी पहली स्टेज है प्रोफेज सेकंड। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम इलोंगेटेड है इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस 2 है ये नॉर्मल माइटोसिस की तरीके से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है प्रोफेज सेकंड के एंड होते होते, और क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गया। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पे आके लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, अपोजिट पोल से स्पिंडल आकर के अटैच होने लगते हैं काइनेटोकोर से, अटैच हो गए काइनेटोकोर से। अब क्या होता है, एनाफेज सेकंड में साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की। अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, देखो ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम था अगर आपको याद है, बट ये दोनों सेपरेट हो गया। इसके बाद जब आपका प्रोफेज सेकंड आएगा, मेटाफेज सेकंड आएगा, मेटाफेज में देखो ये दोनों आकर के कहां अलाइन हो गए, इक्वेटर पर। अब जब यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, अब यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करानी जरूरी है ना, तो अब जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तो अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। याद रखना म्यूसिस सेकंड एग्जैक्ट माइटोसिस के जैसा है, बट म्यूसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम जाएंगे, क्रोमोसोम जा रहे हैं, बट यहाँ पे अपोजिट पोल्स पे डॉटर क्रोमोसोम जाते हैं, क्रोमैटिड्स जाते हैं, जिसको डॉटर क्रोमोसोम हम लोग बोल दे रहे हैं, बट क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपके, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, begins with the simultaneous splitting of the centromere, सेंट्रोमियर के साथ साथ में स्प्लिटिंग होती है हर एक क्रोमोसोम की, और उसके बाद वो अपने अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। टेलोफेज में म्यूसिस एंड विद टेलोफेज सेकंड, म्यूसिस खत्म हो जाता है टेलोफेज सेकंड के साथ, इन विच द टू ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप। म्यूसिस सेकंड के बाद क्या होता है, सॉरी एनाफेज पे रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले गए, उसके बाद जब रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है टेलोफेज में। जब रीअपीयर हो गई तो वापस से दो सेल्स के फॉर्म में दिखने लगता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, और अब हमें आफ्टर साइटोकाइनेसिस अब हमें क्या दिखता है, टेट्राड ऑफ सेल्स दिखती है। पहले डायड ऑफ सेल्स किसमें देखने को मिली थी, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में। अब जब साइटोकाइनेसिस सेकंड होती है तो वहां पे हमें टेट्राड ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, एंड अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोकाइनेसिस में टेट्राड ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, यानी कि अब अपने पास एक सेल से टोटल 4 डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है। इतना था आपका म्यूसिस। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस का सिग्निफिकेंस बताया गया है कि म्यूसिस में क्या होता है, म्यूसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, कंजर्व किया जाता है किसका, यहाँ पे कंजर्वेशन होता है क्रोमोसोम नंबर का, क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन हुआ पहला। इसके बाद क्या और होता है, रिजल्ट रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर में, क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन हो गया, करेक्ट। और इसके साथ साथ वेरिएशन के लिए भी क्या कराया जाता है, म्यूसिस कराया जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये इंक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो म्यूसिस की वजह से क्या क्या, म्यूसिस की वजह से तो पहली चीज क्या हुई, कंजर्व हुई, क्या स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद रिजल्ट रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर में। उसके अलावा जो वेरिएशन आता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग में हमने वेरिएशन देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स, देखो
माइटोसिस में क्या होता है तो एग्जैक्ट है, बट जब हम लोग म्यूसिस देखते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। वो वेरिएशन आता किसकी वजह से, वो वेरिएशन आता है आपका इसी म्यूसिस की वजह से। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, सेल डिवीजन खत्म हो गया। 2-3 बार रिवाइज कर लेना, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की बात है नहीं। नेक्स्ट हम लोग या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज इस यूनिट का बायो मॉलिक्यूल्स और बचा हुआ या तो वो कर लेंगे, फिर यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। बट ज्यादातर चांस है हम लोग ब्रीदिंग ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाकी अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो। थैंक यू।